राम राम भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज संडे है, ऑर्गेनाइज डे है आज, और डेट हो गई है 25 मई 2025 है जी। ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, और ऑर्गेनाइज में आज हमारा ये एफोरिज्म 78 ना, एफोरिज्म 78 चलेगा। जी। और कंटेंट में अगर हम जाकर देखें एफोरिज्म 78 में, तो कह रहे हैं क्रॉनिक डिजीज प्रॉपर दे ऑल अराइज फ्रॉम क्रॉनिक मियाजम। तो बेसिकली पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रू क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं वो 78 एफोरिज्म में बताएंगे। ऐसे वो कह रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज प्रॉपर कौन होते हैं और वो कैसे अराइज होते हैं या अराइज होते हैं क्रॉनिक मियाजम से ही केवल, अदरवाइज इससे पहले डेफिशिएंसी या मालन्यूट्रिटेड डिजीज के रूप में, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज के रूप में हमें दिखते रहते हैं। अगर हम क्रॉनिक को ऐसे मानेंगे डॉक्टर दीपशिका के भाई ये बहुत दिन से चला आ रहा, तो अगर हम ऐसे समझेंगे तो हम क्रॉनिक में कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली बहुत दिन से चली आ रही है कोई परेशानी, उसका मतलब क्रॉनिक है ये जरूरी नहीं। क्रॉनिक डिजीज के पीछे म्याजम होना जरूरी है डॉक्टर श्रेय, होम्योपैथी के हिसाब से। तो इसमें 78 एफोरिज्म में ये कह रहे हैं कि द ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेज आर दोज दैट अराइज फ्रॉम ए क्रॉनिक मियाजम। ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेज वो होते हैं जो क्रॉनिक मियाजम से ही जो अराइज होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, which when left to themselves and unchecked by the employment of those remedies that are specific for them, always go on increasing and growing worse. और जो क्रॉनिक मियाजम से अराइज होते हैं और जिनको यदि उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उनको नहीं रोका जाए एम्प्लॉय करके उन रेमेडीज के द्वारा जो उनके लिए स्पेसिफिक बनी है, वो हमेशा बढ़ते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे वर्ष तरीके से। नॉट विदस्टैंडिंग द बेस्ट मेंटल एंड कॉर्पोरियल रेजिमेंट, इसके बावजूद भी बढ़ते जाएंगे चाहे कितना अच्छा बेस्ट मेंटल और कॉर्पोरियल रेजिमेंट देते जाओ। बेस्ट मेंटल के माध्यम से भी वो नहीं रुकते तो यहीं फेल हो गई जीएनएम ट्रिक क्योर करने में, है ना। डॉक्टर सिमरन भाई वो मेंटल में क्या करते हैं, कहते हैं साहब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर दो। तो यहाँ ऑर्गेनाइज के 78 में कह दी यदि कितना भी बेस्ट मेंटल सेल्फ, मतलब जिसको हम कह देते हैं काउंसलिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कितना भी बेस्ट मेंटल ट्रीटमेंट दे दो, ये कॉर्पोरियल रेजिमेन कर दो, उसके बावजूद भी वो बढ़ते जाते हैं। एंड टॉर्मेंट द पेशेंट टू द एंड ऑफ हिज लाइफ विद एवर एग्रेवेटेड सफरिंग, और वो पेशेंट को यातना ही देते रहेंगे आखिर तक, उसके जीवन के अंत तक बढ़ती हुई सफरिंग के रूप में उसको वो टॉर्मेंट करते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। These accepting those produced by medical malpractice are the most numerous and greatest scourges of the human race। और ये वो डिजीज होते हैं डॉक्टर श्रेय जो मेडिकल माल प्रैक्टिस से अलग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एनीमैन साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेडिकल माल प्रैक्टिस जो 74 में बताई गई थी, हीरोइक मेडिसिन दे करके बहुत लंबे समय तक लार्ज डोजेज में जो उत्पन्न कर दिए जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके अलावा बात कर रहा हूँ जो कि न्यूमरस, जो कि बहुत ही अनगिनत और बड़े पैमाने पर ग्रेटेस्ट सर्जेस फॉर ह्यूमन रेस, जो आज की ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक महाकष्ट के रूप में एक समस्या बनी हुई है, मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ।
for the most robust constitution, the best regulated mode of living, and the most vigorous energy of the vital force are insufficient for their eradication. क्रोनिक ट्रू क्रोनिक डिजीज के लिए कह रहे हैं नीमेन साहब कि कितना भी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो शरीर से, कितना ही बेस्ट रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग क्यों ना दे दिया जाए उसको कि ऐसे रह ले वैसे रह ले बहुत सही तरीके से, भले ही चाहे मोस्ट विगरस एनर्जी ही क्यों ना हो वाइटल फोर्स की, हर चीज इनसफिशिएंट रहती है क्रोनिक डिजीज को इरेडिकेशन करने में। क्रोनिक डिजीज केवल और केवल इरेडिकेट हो सकता है एम्प्लॉय करके बेस्ट उस रेमेडी को जो उसके लिए स्पेसिफिक निकल के आ रही। तो यहाँ इरेडिकेशन पे 76 फुटनोट है और ये बहुत अच्छा फुटनोट है, इसको हमेशा याद रखना। जो कहते हैं ना साहब, इसको जब हम जवान थे साहब, जब हमें कुछ नहीं हुआ करता था, अब क्या करें, अब उम्र हो गई, इसलिए तो जब हम जवान थे क्या, जब नहीं था क्या हमारे अंदर क्रोनिक मियाजम का अंश, वो इससे पता चलेगा। और अगर था तो हम बीमार क्यों नहीं थे उस समय दिख के लिए थे, तो वो 76 बताएगा। कह रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लरिशिंग ईयर्स of the youth and with the commencement of regular menstruation joined to a mode of life beneficial to the soul, heart and body, they remain unrecognized for years. भाई क्रॉनिक मियाजम था तो जब वो यूथ था, जब जवान था, लेकिन जब उसके जवानी के जो फ्लरिशिंग ईयर्स थे, जो फलते फूलते एकदम खिलता हुआ शरीर, खिलता हुआ जवानी जो थी, उस दौरान या फिर साथ में कह रहे हैं जब शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन की, जो मेंस्ट्रुएशन का जो एज है, ये एक तरह से फ्लरिशिंग ईयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म मानते हैं कि अब रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आने से बॉडी मजबूत रहती है या एक तरह से एनर्जेटिक रहती है, और साथ में जुड़ जाए उसकी जो बेनिफिट होता है उसकी सोल के लिए, हार्ट के लिए और बॉडी के लिए। बेसिकली थोड़ा सा भाव उधर भी है कि उधर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और साथ में जब यूथ हो जाता है, जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ पार्टनर भी हमारी जिंदगी में आता है, तो हमारी सोल की एक तरह से संतुष्टि, हमारे हार्ट से रिलेटेड संतुष्टि और हमारे शरीर से रिलेटेड जो संतुष्टि है, वो सब चीजें होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस दौरान जो ये क्रॉनिक मियाजम पड़ा था, दे रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर, तो इसलिए ये क्रॉनिक डिजीज जो प्रोसेस अंदर है, मियाजम जो अंदर अंदर चल रहा है, ये अनरिकॉग्नाइज रहता है सालों साल तक, अनरिकॉग्नाइज रहता है, अनचेक नहीं रहता है ना दीपशिखा, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर अनरिकॉग्नाइज रहता है, अनचेक नहीं रहता, मतलब चेक नहीं होता, हाँ अनचेक नहीं, हाँ चेक नहीं होता, रुकता नहीं है, चींटी की चाल से चलता जरूर रहता है, हाँ अनरिकॉग्नाइज रहता है, ठीक है, अनचेक नहीं रहता, ऐसे कहेंगे, ये कहेंगे ना, अनचेक नहीं रहता, चेक नहीं रहता, हाँ हाँ चेक नहीं रहता, हाँ मैं वर्ड सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि ये रुका नहीं रहता है, चलता रहता। अब आगे कह रहे हैं दोज एफ्लिक्टेड अपीयर्स इन परफेक्ट हेल्थ टू देयर रिलेटिव्स and acquaintances, and the disease that was received from infection or inheritance seems to have wholly disappeared. और जो लोग ग्रसित हैं इस मियाजम से, इस क्रॉनिक डिजीज से, जो लोग, जो जवान, जो यंगर पर्सन इससे अफ्लिक्टेड हैं, वो परफेक्ट हेल्थ में दिखते रहते हैं, उनके रिलेटिव्स को और उनके आसपास वालों को दिखते हैं कि भाई वो एकदम स्वस्थ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। And the disease that was received by infection and inheritance seems to have wholly disappeared. और उन लोगों में जो डिजीज जो उन्होंने इन्फेक्शन से मिला, एक्वायर्ड के रूप में कहीं से, या फिर जो उनको पीछे से चला आ रहा है,
इनहेरिटेंस के रूप में, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर डिसअपियर प्रतीत होता है। डिसअपियर प्रतीत होता है, डिसअपियर होता नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रतीत होता है, लेकिन वो चेक्ड नहीं रहता। बट इन लेटर ईयर्स आफ्टर एडवर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ they are sure more serious character in proportion as the vital principle has become disturbed by debilitating patience, worry and care, but especially when disordered by inappropriate medical treatment. लेकिन अब यहाँ आगे तोड़ बता दिया, परंतु डॉक्टर श्रे जो लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, बाद वाले जो साल आते हैं आगे, जब जिंदगी आगे बढ़ती है, जब उसे एडवर्स घटनाएं होती हैं कंडीशंस ऑफ लाइफ के साथ, उसके उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, कह रहे हैं दे आर श्योर टू अपीयर ए न्यू एंड डेवलप द मोर रैपिडली एंड अज्यूम ए मोर सीरियस कैरेक्टर इन प्रोपोर्शन एज द वाइटल प्रिंसिपल हैज बिकम डिस्टर्ब्ड बाय डेबिलिटेटिंग पेशेंस, वरी एंड केयर। तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, एडवर्स सिचुएशंस का सामना करता है ऑर्गेनिज्म, तो वो निश्चित रूप से वो प्रकट होते हैं नए रूप में, वो जो क्रोनिक में आज हम चल रहा था, क्रोनिक डिजीज उनके अंदर, और डेवलप होते हैं मोर रैपिडली और मोर सीरियस कैरेक्टर के रूप में। किसके प्रोपोर्शन में, कितना सीरियस आएगा निकल के, कितना कम सीरियस आएगा, ये डिपेंड करेगा कि वाइटल प्रिंसिपल की वीकनेस का प्रोपोर्शन क्या है। वीकनेस वाइटल फोर्स के डिस्टरबेंस और डेबिलिटेशन का पेशेंस, वरी और केयर के द्वारा वो किस मात्रा में वाइटल प्रिंसिपल डेबिलिटेट हुआ है, उसी मात्रा में उतना ही ज्यादा सीरियस कैरेक्टर का क्रोनिक डिजीज बाहर निकल कर आएगा। अगर वाइटल प्रिंसिपल कम डेबिलिटेट हुआ, डिस्टर्ब हुआ है, तो कम दिखेगा। अगर कोई ऐसा पैशन और वरी या केयर आ गया तो कि भाई बिल्कुल टूट गया इंसान, तो वो उतना ही प्रोपोर्शन में ज्यादा सीरियस होकर के बाहर निकल के आता है उन लोगों में। और इसमें भी कह रहे हैं, परंतु विशेष रूप से इसके बाहर आने का, सीरियस कैरेक्टर के रूप में बाहर आने का या वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, पैशन वरी केयर की जगह सबसे बड़ा जो माध्यम है वो डिसऑर्डर्ड एंड इनएप्रोप्रिएट, स्पेशली व्हेन डिसऑर्डर्ड बाय इनएप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि इनएप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तो ये इनमें विशेष रूप से सबसे बड़ा कारण बनता है जो वाइटल फोर्स को डिसऑर्डर पैदा करेगा, और क्रोनिक मियाज्म जो अंदर चल रहा था उसको एक्सेलरेट कर देगा, है जी। तो अब ये 76 से ये समझ में आ गया डॉक्टर श्रे के यंगर एज में लोग बीमार क्यों नहीं दिखते। कहते हैं अभी जवान है भाई तू, अभी तो मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही 40 साल, नॉर्मली हम अपनी सोशल लाइफ में बोलते हैं कि 40-45 साल के बाद जब लाइफ चालू होती है तो अक्सर क्रोनिक डिजीज का प्रकटीकरण तब होता है। तो इसका मतलब ये नहीं था। ये हो सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई अगर ऐसी आता भी है तो भी मतलब कि एक डाइट एंड रेजिमेंट, ये सब चीजें अगर अपना के भी मतलब उस डिसीज के साथ, उस इश्यू के साथ ह्यूमन बीइंग होम्योस्टैसिस में रह सकता है। हाँ, क्यों रह सकता है पता है? क्योंकि उसका वाइटल प्रिंसिपल अभी उतने बड़े पैमाने पर डेबिलिटेट डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा डाइट एंड रेजिमेंट करके, थोड़ा सा कुछ करके वो अपीयर टू हेल्दी दिखता रहता है। दोस्त कह रहे हैं ना, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो एक्वेंटेंसीज हैं, उनको अपीयर टू परफेक्ट हेल्थ में दिखता रहता है, लेकिन वो परफेक्ट हेल्थ हो जरूरी नहीं, बल्कि है ही नहीं अगर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक मियाज्म उसके अंदर पीछे चल रहा है। और खास करके इसमें बताया कि भले चाहे वो यंगर एज में हम कई सारे वो कुकर्त करते रहते हैं, कुकर्त के रूप में हम मॉरली भी गलत जाते हैं, और हम दारू पीते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कहते हैं साहब हमें तो कुछ होता नहीं।
लेकिन जैसे 40-45 साल के बाद पता चलेगा तो वाइटलिटी जितनी कमजोर कमजोर होती जाएगी इन टबैको वगैरह से, और साथ में खास करके जुड़ जाए वरी, पैशन, कोई जुनून और कोई केयर के रूप में कोई झटका आ गया, किसी ने कोई जिंदगी में कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई अचानक, तो तब वो टूटते हैं। कंपैरेटिव टू जो बंदा बिल्कुल फ्रेश था, पहले कुछ नहीं लेता था, अपने आप को बचा के रख रहा था, डाइट वाइट का शुरू से ध्यान रखता था, एक्सरसाइज का ध्यान रखता, तो उसमें उतना सीरियस करेक्टर का नहीं आएगा ना डॉक्टर श्रे, जितना वाइटल फोर्स जिसका जितना ज्यादा पहले डेबिलिटेट हो रखा होगा उसमें उतना ही सीरियस करेक्टर का आएगा क्रोनिक डिजीज निकल के। और जो आप कह रहे हैं ना, अब शुरू में वो डाइट एंड रेजिमेन से क्यों काम चल गया, क्योंकि उसकी विगरसनेस, उसकी हेल्दी, उसकी एनर्जी, उसकी वाइटलिटी मजबूत थी, तो वो अपियर टू हेल्दी दिख रहा था डाइट एंड रेजिमेन को मैनेज करके, लेकिन वो क्योर नहीं था, वो डिजीज फ्री नहीं था अगर क्रोनिक डिजीज आ चुका है तो। ठीक है साहब, तो फिर अब आप ये कहेंगे कि साहब पता कैसे चले जवानी में कि साहब क्रोनिक है या नहीं है, जब वो दिखता ही नहीं है सामने, है जी, ये भी तो कहोगे अब। लेटेंट हो सकता है, लेटेंट पे पड़ा हो, लेटेंट। हाँ, लेटेंट सोरा के सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे। लेटेंट सोरा के जो हम क्रोनिक डिजीज बुक में हम पढ़ेंगे तो लेटेंट सोरा में लेटेंट सोरा के लक्षण उसमें कहीं ना कहीं झलक मारेंगे। ठीक है, तो जब हम लेटेंट सोरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको यंगर एज में भी नजर आ सकते हैं हल्के फुल्के। तो आप ये समझ जाओ, या फिर फैमिली हिस्ट्री देख लो, किसी की फैमिली में मान लो चला आ रहा है कैंसर की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, या किसी क्रोनिक डिजीज की हिस्ट्री है, मतलब ये तो मैं नाम ले रहा हूँ, डायबिटीज और कैंसर, अदरवाइज कोई सोरिक, साइकोटिक, सिबिलिटिक की ऐसे कुछ है, तो आप ये मान के चलिए कि इसकी जमीन तैयार है इस बच्चे की, है ना जी सर। हाँ, और जब जिसके अंदर ये पहले से पता चल जाता है कि इसके अंदर इस तरह का फैमिली हिस्ट्री में इनहेरिटेड क्रोनिक डिजीज से चली आ रही है, ट्रैक आ रहा है, तो उसके लिए 164 एफोरिज्म इसलिए कहा, 164 फुटनोट, सॉरी, तो 164 फुटनोट में यही तो कहा है कि यदि प्रेग्नेंट लेडी को उस समय पर एक एंटीसोरिक प्रॉपर दे दी जाए तो फिर उसका पीछे से चलता हुआ जो ट्रैक है डॉक्टर श्रेय सोरा का, सोरिक डिजीज यानी कि म्याज्म का, कोई भी म्याज्म ले लो, खास करके तो सोरा ही कह रहे हैं, तो वो वहां कट ऑफ हो जाता, तो अगले आने वाली जनरेशन में फिर वो नहीं आएगा। तो ये विंडो होम्योपैथिक में वहां खुलती है यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है पहली बार, या अगर प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो पीछे से आने वाला जो क्रोनिक मियाज्म है उस फैमिली ट्री में वो उसमें वहाँ क्योर होने के पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी। 164 फुट नोट में दे रखा है, ये बहुत अच्छा भाव है उसका। ठीक है ना भाई जी सर। अगर किसी को ये पता भी चल जाए कि साहब इसके परिवार में यही चीज होती है, अक्सर यही चीज होती है, तो आप उस परिवार की जो महिला है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको प्रॉपर तरीके से चेकअप करके वहां पर उसको एक 164 की तरह से वो दे सकते हैं एंटीशोरिक, है जी, एंटीशोरिक बोले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके समय सामने, हालांकि सल्फर एंड इट्स प्रिपरेशन कह रखा वहां तो, लेकिन वहां कई लोगों ने सल्फर भी देनी शुरू कर दी थी, कोई इक्का दुक्का मिलता हमें, उन्होंने सीधे सीधे प्रेग्नेंट लेडी को सल्फर की डोज खवानी शुरू कर दी कि साहब जो होगा तो वो अपने आप ही छोड़ा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, वहां जो अप्रोप्रिएट टोटलिटी के हिसाब से जो उसकी आएगी वही उसकी वो मानी जाएगी, मोटी बात तो वह है। लेकिन वैसे सल्फर डायनेमाइजेशन को उन्होंने कह रखा और उसके प्रिपरेशन को, तो खैर वो तो बात अलग है डिस्कशन की, लेकिन इससे एक जरूर बात पता चल जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको कट ऑफ कर सकते हैं, है ना भाई। तो ये था 78। कोई पॉइंट है किसी का? हाँ बेटा। सर जैसे ये बताई गई एंटीसोरिक देने के लिए, तो स्पेशली मतलब किस मंथ में देंगे? हाँ मंथ का तो इसमें बेटा वैसे तो जिक्र है नहीं,
लेकिन कुल मिला के मैं पढ़ देता हूँ, उसमें और आ जाएगा। मंथ का नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा था। और वैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी बेटा, ये तो मजा आ गया आपके सवाल को सुन के। तो बेटे अगर किसी को फिजिकली एनाटॉमिकली कोई डिसऑर्डर आता है तो आप अर्ली 4 मंथ में दे दो। और यदि किसी को ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, मेंटल शिकार होते हैं डॉक्टर दीपांशी, तो उसको लेटर मंथ में दो, 5-6 महीने के बाद। तो अब जैसे हमने बड़े सर से हमने सीखा है, डॉक्टर दीप सिंह का कितना अच्छा सवाल उठाया बच्चे ने। देखो ऐसे ही सवाल आने से कितनी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है सब्जेक्ट की। तो अगर किसी में कॉर्पोरली एनोमली आ रही है डॉक्टर श्रे, तो कॉर्पोरली एनोमली जो है उसके लिए बताया गया था कि अर्ली जो 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ ही बताए थे, या 3 to 4 कह लो, 3 एग्जैक्ट थे वैसे, कि इसमें बॉडी बनती है, इसमें ऑर्गन बनते हैं। ये 3 महीने बाद फिर उसमें उनका डेवलपमेंट और प्लस फिजियोलॉजी सेट होती है 4-5 महीने के बाद। तो अगर एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है डॉक्टर दीपांशी फैमिली में, तो वहां पे अर्ली वो बनता है अर्ली मंथ में। और अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज भी फिजियोलॉजिकल है, या फिर बाद में ऑटिज्म, यानी कि जहां हार्डवेयर में दिक्कत ना हो, उनके लिए हम पिछले मंथ में जाए। एक बात और इसमें भी एक गुंजाइश है डॉक्टर दीपांशी, अगर किसी को लगता है ट्राइसोमी आ रही है, ट्राइसोमी आती है जिससे डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में प्रेगनेंसी से भी पहले ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ जाएगी, जब गैमेटोजेनेसिस होगी ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गैमेटोजेनेसिस की जो फेस है उस दौरान भी ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है, जो आपके सवाल से बात निकल के आई। और आपका बहुत आशीर्वाद आपको बेटा, इतना अच्छी सी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कौन से मंथ में देंगे हम प्रेगनेंसी में भी, है ना दीप से? देखो कितना बढ़िया सा। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। लेकिन ना हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे अगर मेरे पास पेशेंट तब जब आया है, हमको उसी समय उसको देना है। हाँ, अगर पता है किसी फैमिली में चल रहा है तो हम पहले भी दे सकते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आया है आप उसी समय दे सकते हो। तो हाँ, ऐसे नहीं कर लेकिन सकते टेक्निकली एक तो ये बात हो गई जो आप कह रही हो कि जो एज अर्ली एज, लेकिन टेक्निकली कितना बढ़िया आंसर निकल के आ रहा है। टेक्निकली जो बड़े सर ने हमें बताया है कि अगर मान लो एज अर्ली एज पॉसिबल तो अपनी जगह, मान लो कोई आ गया 4th मंथ में आया, हाँ, और उसके परिवार में होती है एनाटॉमिकल डिस्टरबेंस, हाँ, तो उसका तो वो टाइम निकल गया एक तरह से निकल गया। हालांकि कभी भी करेक्शन हो जाए, ये प्रभु की बड़ी लीला है। हाँ, इसलिए ये लीला बात है। कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट ही हमारे पास जब देर से आया है तो हम ये ना सोचें कि नहीं, वो तो हमने है ही नहीं, वो तो जब भी आ रहा है तब देना ही है। लेकिन हम हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल चर्चा है हमारी। तो टेक्निकल चर्चा में ये जरूर निकल के आ रहा है कि यदि किसी फैमिली में फिजिकली दिव्यांगता आती है बाई बर्थ वाली, तो वहां अर्ली फेज तो और जरूरी हो जा रहा है। जैसा कि हम समझते हैं कि एनाटॉमी बनती है आपकी 3 मंथ तक, वो भाव आ रहा है दिमाग में, है ना? जी जी, ये तो है बिल्कुल, ये तो है ही। हाँ, लेकिन जैसे फिजियोलॉजिकल है और पेशेंट तब हमारे पास 4th मंथ में आ रहा है, तो हम ये वेट नहीं करेंगे ना उसकी, हम हाँ, बिल्कुल वो वेट ना करेंगे, हम 7वें महीने में ही देंगे। हम ये तब आपकी भी बात बहुत हाँ अच्छी है। हम ठीक तब है। भी पहले ही देंगे। तो हाँ, जब हमारे पास जैसे ही पता, अच्छा किसी में फैमिली हिस्ट्री है पता है तो उसको कंसेप्शन से पहले भी दे सकते हैं, या वो फिर आया ना ट्राइसोमी जो रेस्पॉन्सिबल होती है हाँ ट्राइसोमी की, वो कंसेप्शन से पहले होती है जनरली। हाँ हाँ भाई जो ट्रिपल एक्स या एक्स एक्स वाई जो होता है, हाँ वो कहाँ दिक्कत है? वो वहीं तो दिक्कत है हाँ जहां एक ओवा 2 एक्स लेके चला आया, बिल्कुल या एक स्पर्म जो है एक्स वाई लेके चला आया दोनों। हाँ तो बिल्कुल वहां तो कंस्यूमेंट से भी पहले oogenesis के दौरान बताया ना, जब बिल्कुल वो बिल्कुल स्पर्म फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन का जो पीरियड है, वो हाँ ये मान के चलो कि अगर किसी को सलाह दी जाए कि वो कहे कि साहब मैं चाहता हूं मैं परिवार में कोई बच्चा है,
तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने पहले 4 महीने पहले उसको ट्रीटमेंट में ले लो और उनसे कहो कि जब 2-3 महीने का ट्रीटमेंट आपका हिसाब से प्रॉपर हो जाए तो अब आप आगे बढ़िए। तो ये ऋषि मुनि ऐसे ही तो कराते थे पहले। अगर आप थोड़ा सा जोड़ लो अपने सनातन धर्म से, तो यहाँ पर एक एक दाम्पत्य परिवार जाता था उनके पास, अप्रोच करता था गुरुओं के पास कि गुरु हम अब जो है चाहते हैं, हम संतति चाहते हैं अब अपने परिवार में। तो वो उन्हें मैनेजमेंट बताते थे दीपशिखा पहले कि आप ऐसे रहना है, आप अब ये खाना शुरू करिए, आप ऐसे रहिए, आप ऐसे माहौल में रहिए। तब अब उसके बाद फिर आप तब आगे बढ़िए तो आपका जो आने वाला बच्चा है वो प्योर होगा। वो तो था, इतना अच्छा हमारे यहाँ व्यवस्था थी सनातन धर्म में, वो तो अल्टीमेट थी। सर इसमें फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी दवाई दें तो बच्चा जो है आगे जाके सिजेरियन की जगह सीधा उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है ना ये भाई, सब होता कुछ है। पॉसिबल है। अब मैं पढ़ ही दे रहा हूँ 164 फुट नॉट को, मजा आ जाएगा आपको। डिलीवरी तक तो बहुत आम बात है, नॉर्मल डिलीवरी होना तो बहुत आसान काम है। फिर तो यहाँ तो जब ये कह दिया कि आपके जेनेटिक म्यूटेशन तक भी करेक्ट हो जाएगा, तो फिर तो डिलीवरी तो बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दोस्त। मैं 164 पढ़ दे रहा हूँ फुट नॉट। कह रहे हैं द पावर ऑफ मेडिसिन एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू मिल्क ऑफ द मदर और वेट नर्स इज वंडरफुली हेल्पफुल। यहाँ यहाँ एक बात ये और एक्स्ट्रा आने वाली है, देखो कि इन्फेंट बच्चे को कब दवाई दोगे। कह रहे हैं ये जो पावर है मेडिसिन की एक्ट करने की किसी भी नवजात शिशु पर, या माँ के दूध के द्वारा, या जो दूध पिलाने वाली माता है धाई माँ, उसके यदि द्वारा दी जाए तो बहुत वंडरफुल तरीके से मदद करती है। कैसे? वहां कहते हैं डॉक्टर सिरे कि दवाई माँ को खिलाओ, बच्चे को मत खिलाओ। जो माँ दूध पिला रही हो तो वहां मदर को दो या धाई माँ को दो। समझ रहे हो बात को? Every disease in a child yields to the rightly chosen homeopathic medicine given in moderate doses to the nursing mother, and so administered is more easily and certainly utilized by these new world citizens than is possibly in later years। एनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि एवरी डिजीज, कोई भी डिजीज हो इन बच्चों का, इन नवजात शिशुओं का, अगर राइटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन को मॉडरेट डोज में, मिनिमम, स्मॉल, हायर, ये मॉडरेट कहा, मॉडरेट डोज में यदि नर्सिंग मदर को दी जाए, जो मदर नर्स करा रही है दूध, और इस तरह से यदि एडमिनिस्टर करी जाए, तो कह रहे हैं बड़े आसान तरीके से और बड़ा निश्चित रूप से यूटिलाइज होती है इस तरह के तरीका इन न्यू वर्ल्ड सिटीजन्स के लिए। न्यू वर्ल्ड सिटीजन्स नवजात शिशुओं को कहा, दुनिया में आने वाले नए नागरिक जो हैं इन पे। किसकी अपेक्षा सर्टेनली यूटिलाइज होती है और इजीली यूटिलाइज होती है? किसकी अपेक्षा? कि जो बाद वाले पॉसिबल ईयर्स हैं, जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे, चाइल्ड, जब इनको दवाई दी जाए उससे भी ज्यादा अच्छे से, उससे भी ज्यादा निश्चित तरीके रूप में, ये तब जो है वो कारगर होती है भाई। बाद में इन्हें तो देंगे ही, बाद में पूरी जिंदगी इनको तो खिलाते ही हैं फिर आने वाले जीव को। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि जब वो बच्चा दूध पी रहा हो माँ का और उस समय पर माँ को दे दी जाए, नर्सिंग मदर को, तो इन पे बहुत ही अच्छे से काम करती है वो दवा। सिंस मोस्ट इन, वहां आप बता रहे हैं आगे और भी कह रहे हैं, सिंस most infants usually having imparted to them sora through the milk of the nurse, if they do not already possess in the thorough hereditary form of the mother। क्योंकि मोस्ट ऑफ इन्फेंट्स में आमतौर पर जो सोरा आता है वो माँ के दूध के द्वारा आता है, यदि उनमें पीछे से नहीं आ रहा है तो। समझ रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो एकदम सही है, वहां तो कोई था नहीं, प्रेगनेंसी में बढ़िया रहा, पीछे से भी कोई हेरिडिटरी कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो फिर उसको सोरा कहां से एंट्री का मार सकता है दीपशिखा? मदर्स मिल्क के द्वारा।
जैसे कैमोमिला में हम सीधे सीधे देखते हैं ना, उनके माँ को गुस्सा आ रहा है तो बच्चे को दूध ना पिलावे, नहीं तो उसको, तो ऐसे ऐसे सोरा जो है वो एंट्री करता है माँ के दूध के द्वारा, थ्रू भी, अगर उसको ऑलरेडी पीछे से हेरिडिटरी फॉर्म में नहीं आ रहा है बीमारी को। तो कह रहे हैं दे मे बी एट द सेम टाइम प्रोटेक्टेड एंटीसोरिकली बाय मीन्स ऑफ द मिल्क ऑफ द नर्स रेंडर्ड मेडिसिनली इन दिस मैनर। तो कह रहे हैं उनको फिर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उन बच्चों को भी एंटीसोरिकली देते हुए दूध के माध्यम से नर्स को, रेंडर्ड मेडिसिनली इन दिस मैनर, इस तरीके से दवा देते हुए उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है उन बच्चों को। आगे कह रहे हैं, अब यहां से आएगी बात जिस पर हमारी चर्चा चली थी। कह रहे हैं बट द केस ऑफ मदर इन देयर, ब्रैकेट में कह रहे हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी का इसमें जिक्र कर रहे हैं ब्रैकेट में, हालांकि मदर इन देयर प्रेगनेंसी भी लेके चल सकते हैं यहाँ कभी भी, लेकिन कह रहे हैं बट द केस ऑफ मदर इन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, खास करके बाय मींस ऑफ ए माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। आ गया ना, केवल सल्फर नहीं, जो एंटीसोरिकली वहां पे टोटलिटी के अकॉर्डिंग सही बैठती हो, माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, और उसमें भी अब थोड़ा सा कह दिया स्पेशली विद सल्फर डायनेमाइजेशन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन दिस एडिशन। और माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट उपचार तो देना ही है, उसमें भी विशेष रूप से उन्होंने कह दिया वन एंड ओनली नहीं, उसको जगह दिए, ध्यान देना कभी कोई सल्फर ही देने लगे सीधे सीधे। विद सल्फर डायनेमाइजेशन, इसमें भी विशेष रूप से सल्फर डायनेमाइजेशन काम करते हैं, और किस रूप में करते हैं डॉक्टर श्रे, जो मैंने 6th एडिशन में डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन बताया हुआ है, यानी कि 50 मिलीसीमल जो मैंने बताया हुआ है, सल्फर डायने प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन दिस एडिशन 270 अफोरिज्म में 50 मिलीसीमल के रूप में तैयार दवा, सेंटीसीमल नहीं दीपशिखा, इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं, यहाँ नाम नहीं लिया, सीधे सीधे कह रहे हैं जो मैंने इस एडिशन में प्रिपरेशन की जो विधि बताई है उसके अनुसार अगर दी जाए, और इस एडिशन में कौन सी बता रखी विधि, 50 मिलीसीमल स्केल पे बनाने की 270 में, कह रहे हैं इज इंडिस्पेंसेबल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द सोरा। भाई वो अनिवार्य रूप से सोरा को डिस्ट्रॉय कर ही देगी, टलेगा नहीं सोरा का डिस्ट्रक्शन फिर अगर ऐसे आपने दवाई दे दी, डैश लगा कर दें, दैट प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट क्रोनिक डिजीज, उस सोरा को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा जो कि मोस्ट क्रोनिक डिजीज का उत्पादक है, जो मोस्ट क्रोनिक डिजीज को पैदा करने वाला है। विच इज गिवन देम हेरिडिटरीली, destroy in both within themselves and in the fetus, thereby protecting posterity in advance। ठीक है, उस सोरा को, उस क्रोनिक डिजीज के जनक को डिस्ट्रॉय कर देगी जो कि वो हेरिडिटरी डिजीज देता है। और मजे की बात कह दी डॉक्टर श्रेय यहाँ के डिस्ट्रॉय कर देगा दोनों में ही, बच्चे में भी और माँ में भी, माँ को भी क्योर कर देगी यहाँ और फीटस भी क्योर हो जाएगा उससे। और इस तरह से हम एडवांस में ही आने वाले जो हमारे वंशज हैं, हमारी जो संततियां हैं आने वाले, उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं भाई। आगे कह रहे हैं दिस इज ट्रू ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन दस ट्रीटेड, और ये बिल्कुल सच है यदि हम प्रेग्नेंट वोमेन को इस तरह से ट्रीट करें, उपचार दें। दे हैव गिवन बर्थ टू ए चिल्ड्रन यूजुअली मोर हेल्दी एंड स्ट्रोंगर, ये भी ट्रू प्रेग्नेंट वोमेन को इस तरह से ट्रीट जो की गई है उनके लिए ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि जब वो बच्चे को पैदा करेंगी वो बच्चा आमतौर पर मोर हेल्दी और मोर स्ट्रोंगर ही होगा। और कह रहे टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ एवरीबडी, और हर इंसान के लिए वो एक आश्चर्यजनक बात होगी।
आगे कह रहे हैं लास्ट में कि ए न्यू कन्फर्मेशन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ ऑफ द सोरा थ्योरी डिस्कवर्ड बाय मी। मैंने जो क्रोनिक डिजीज में जो मियाज़म की डिस्कवरी करी है उसका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसे होने के नाते सबूत मिलता है कि ये वो कन्फर्म है। मियाज़म की थ्योरी हवा हवाई नहीं है, मियाज़म की थ्योरी और भी ज्यादा कन्फर्म हो जाती है। थ्योरी ऑफ मियाज़म तो जो सोरा को मैंने डिस्कवर करा है, ग्रेट ट्रूथ ऑफ सोरा की जो थ्योरी मैंने दी है उसके लिए एक ये भी नया कन्फर्मेशन है। इस तरह से ट्रीटमेंट हो जाना, तो एक तरह से कोई ये कहे कि ये जो आपने द क्रोनिक डिजीज में जो मियाज़म की जो डिस्कवरी करी है इसका क्या सबूत है कि ये ऐसा होता भी है नहीं होता है, तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं ये कन्फर्मेशन है। यहाँ इस तरह से कट जाना सोरा को पहले से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को देने से, उस बात को ये और पुख्ता करता है कि थ्योरा जो जो सोरा की जो मैंने डिस्कवरी की है या मियाज़म की जो डिस्कवरी की है वो सही है। ठीक है ना डॉक्टर श्रेय? तो केवल आप डिलीवरी नॉर्मल की बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इसके कितने कितने बेनिफिट हैं। श्रेय हैं गए? श्रेय नजर नहीं आ रहे आप, है ना भाई? हाँ जी। हाँ, तो खैर यहीं रुकेंगे और किसी का कोई और कोई क्वेरी है, कोई बात बताना चाह रहा है तो वो बात करे। डॉक्टर दीपांशी, प्रशांत, अजय भाई। यहाँ पे जैसे मियाज़मेटिक डिजीज की बात की गई है तो इसमें हम नोसोड्स को लेके भी देख सकते हैं ना। जैसे हम कुछ केसेस में नॉर्मली देखते हैं कि अगर जो कोई सिफिलिटिक डिजीज चलती आ रही है पीछे तो जैसे सिफिलिनम यूज कर लेते हैं, साइकोटिक चलती आ रही है तो मिडो यूज कर लेते हैं, या फिर सोरिक चलती आ रही है तो सोराइनम यूज कर सकते हैं। हाँ, आप बेटा जिस एंगल से बात कर रहे हो बहुत अच्छा आपका विचार है। वैसे तो आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह से जब हमें पता चले कि पीछे किसी को गोनोरिया की हिस्ट्री होती है तो वहां सीधे प्रेगनेंसी में उसे मिडोराइनम दे दें, ऐसा कहना चाह रहे हो शायद आप, अगर मैं सोच रहा हूँ है। अगर किसी को कैंसर की हिस्ट्री है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कार्सिनोसिन की एक खुराक दे दो, ऐसा भाव आ रहा आपका ना? हाँ जी। लेकिन बेटा ये बिल्कुल सही नहीं इसलिए है क्योंकि कैंट साहब ने ये कहा है कि कभी भी नवजोड़ को इस तरह से यूज मत करो। नवजोड़ को कभी भी आंख बंद करके इस तरह से यूज मत करो कि इसको गोनोरिया की हिस्ट्री है तो मिडोराइनम दे दी मैंने पहले इसको। वहां उन्होंने कहा है कि आपको यूज करना है एक तरह से, खास करके नवजोड़ को कब करना है कि आपके सामने डिजीज पिक्चर आ रही है लेकिन वो क्लियर नहीं है, टोटलिटी नहीं बन पा रही किसी क्रोनिक डिजीज की, और उसकी हिस्ट्री में तब पीछे अगर ट्यूबरकुलर मियाज़म रहा है, कैंसर मियाज़म रहा है, अगर उसके पीछे गोनोरिया रहा तो अब उसको वहां पे उसके अनुरूप एक नवजोड़ दे दो। तो अब उस नवजोड़ से क्या होने वाला है डॉक्टर प्रशांत कि वो जो धुंधला धुंधला केस था जो पिक्चर ही नहीं दे रहा था टोटलिटी बनाने के लिए, इंडिविजुअलाइज करने के लिए, वो केस क्लियर हो जाता है। अब जब वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर तो आपकी न्यू वन एंटीसोरिक प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। नवजोड़ को ऐसे यूज करना है बेटा, नवजोड़ को कभी भी उस तरह से यूज नहीं करना जैसे 164 में बता रखा है। समझ रहे हैं बात को? जैसे हाँ जी, जैसे हम रिपर्टरी में देखते हैं हेरिटेटेड डिजीज में ज्यादातर कार्सिनोसिन लिखी आती है, एक वैसे कैलकेरिया फोस का भी यूज होता है। हाँ। लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं कार्सिनोसिन ज्यादा दिखाई देती है उसमें। हाँ, कार्सिनोसिन ज्यादा दिखाई देती है तो उससे कोई इस बात का सबूत नहीं मिल रहा कि कार्सिनोसिन ही दी जाए। एक बात जरूर है कि कार्सिनोसिन ज्यादातर ऐसा करती है। तो क्या कार्सिनोसिन के पेशेंट के अलावा कैंसर नहीं बनते क्या किसी के शरीर में? क्या किसी को बेराइटा को गांठ नहीं बनती? क्या किसी को मर्कसोल को कैंसर नहीं होता? तो वो अलग बात है, उसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो है कार्सिनोसिन का वो उधर ज्यादा है। तो इस बात से ये कोई सबूत नहीं मिलता कि आप कार्सिनोसिन ही दें। आपको देना केवल और इनहेरिटेड डिजीज को लेके जैसे मैं बताया ना बेटा, मैं बता रहा हूं, मैं फिर आपसे रिपीट कर दूं कि ये जो नवजोड़ देने का तरीका बताया गया है और जो जेन्युइन तरीका है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये देख लो कि पीछे कैंसर चला रहा तो कार्सिनोसिन दे ही दो।
अगर आपकी पिक्चर वहां क्लियर हो रही है किसी मेडिसिन की, मान लो वहां आर्सेनिक आ रही है बिल्कुल बढ़िया, हाँ जी। तो हम क्यों कार्सिनोसिन देंगे? हम कार्सिनोसिन वहां तब देंगे यदि एक किसी भी मेडिसिन की एक तो टोटलिटी ना बन लो, एक बात। दूसरी बात यह है कि केस एक तरह से मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, वेल इंडिकेटेड जो आ रही है हाँ जी। हाँ वो जी। काम नहीं करी, तो तब वहां एक नोजोड, एक तो कंडीशन वहां है, आप नोजोड दे हाँ सकते जी। हो, हाँ जी। है ना, हाँ पिक्चर जी। क्लियर करने के लिए नोजोड दे सकते हो। जब वेल इंडिकेटेड जो आपके हिसाब से बढ़िया तरीके से आ रही है वो काम नहीं कर रही है तो दे सकते हो, तो केस क्लियर हो जाएगा और फिर जो मेडिसिन आएगी वो काम उसको लेके आगे बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं एक ऑथर, एक डॉक्टर कैथरीन कुल्टर जो है, कैथरीन कुल्टर की आपने कैंसर की बुक पढ़ोगे, कैंसर ट्रीटमेंट बाय कैथरीन कुल्टर, कैथरीन एंड कुल्टर, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है दीपशिखा, वो देखते हैं कि कैंसर दो तरह के होते हैं उनके हिसाब से। एक तो वो जो के सीरस होते हैं, जो जो जिसमें डिस्चार्ज बहता है, और एक सॉफ्ट कह लो, एक होते हैं हार्ड होते हैं। तो ऐसे उन्होंने, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, एकदम क्लियर नहीं है मुझे, तो उन्होंने क्या किया है कि यदि सीरस है तो वहां इसको दे दो, वहां उन्होंने मेडिसिन बता रखी है कार्सिनोसिन, सिरीनम, एक मेडिसिन है सिरीनम। तो वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि सामने आपकी पैथोलॉजी कैसी है, ट्यूमर कैसा है, हार्ड है, डिस्चार्ज वाला है या सॉफ्ट है। तो उन्होंने नोजोड को वो कर लिया है, एक तरह से सेलेक्ट कर लिया कि अगर हार्ड आएगा तो मैं पहले इसको कार्सिनोसिन दूंगी या सिरीनम दूंगी, या जो उन्होंने तय किया वो दूंगी। जब वो देती हैं फिर वो ये बोलती हैं अपना आप ही कि जब हम इसको दे देते हैं 1 या 2 दिन तक, उनका डोज का तरीका है डॉक्टर दीपशिखा सिमरन, तो वो कहती हैं कि फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद देने के डॉक्टर प्रशांत वो बोलती हैं कि अब आप फिर से टोटलिटी बनाओ, अब आप फिर से टोटलिटी बनाओ, और यदि वहां जो भी मेडिसिन आ रही है, चाहे आर्सेनिक आ रही है, चाहे ब्राइनिया आ रही है, चाहे सीपिया आ रही है, अब नेक्स्ट वन वो दो। तो इससे भी ये भाव क्लियर हो रहा है कि वहां पे उसने क्या किया, पहले वाली ने दूसरी वाली प्रिस्क्रिप्शन का रास्ता साफ कर दिया थोड़ा सा। हाँ, तो कैथरीन एंड कुल्टर जो है वो इस तरह से इनको यूज कर रही हैं, लेकिन अपनी अपनी समझदारी के हिसाब से काम चल रहा है डॉक्टर प्रशांत। मेरे नॉलेज में 1-2 डॉक्टर ऐसे भी हैं मेरठ में ही हैं कि जब उन्होंने पढ़ा होगा विद ड्यू रेस्पेक्ट इस लिटरेचर को, तो डॉक्टर दीपशिखा पता वो क्या करते हैं, उन्होंने पढ़ लिया किंग ऑफ एंटीमियाज्म 3 होते हैं, किंग ऑफ एंटीमियाज्म होते हैं 3, सल्फर, थूजा एंड मरकरी। हाँ जी। सल्फर, थूजा और मरकरी जो है किंग ऑफ एंटीमियाज्म माना, तो वो भाई वो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो हर एक मरीज को 1 m 10 m के पोटेंसी में लगभग तीनों दे देते हैं। और उनका तीनों को देने का मकसद ये है कि जोन सा भी मियाजम होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। मैं तो तीनों ही खिला दे रहा हूं, जोन सा भी होगा इसमें वो अपने आप ही कट ऑफ हो जाएगा। और साथ में फिर वो टोटलिटी मिला करके 8-8 10-10 मेडिसिन जो भी दे रहे हैं, तो एक डिस्टॉर्टेड प्रैक्टिस है बेसिकली, वो तो एग्जांपल भी है लेना बेकार है। लेकिन जो कर ले रहे हैं इस नॉलेज को ऐसे भी यूज कर ले रहे हैं डॉक्टर प्रशांत, कई लोग गलत तरीके से, वो अपना माथा पच्ची नहीं करते, वो कहते हैं अरे छोड़ यार, फिर ऐसा कर तू तीनों को ही दे दे, जोन सा मियाजम इसमें होगा वो एंटी हो जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना वो मेडिसिन। देखो लिटरेचर ऐसा नहीं बोलता, भगवान जाने उनको प्रैक्टिकली कितना एक्सपीरियंस, क्या रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं हैनीमैन साहब ने नहीं बताया ऐसा करने का। तो ऐसा भी कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जो वो पीछे पैलिएटिव वाला जो एफोरिज्म हम पढ़ के आए थे कि वहां पे लोग कई बार हर केस को पहले पैलिएट करा लेते हैं अपनी माथा पच्ची कम करने के लिए, है ना। लेकिन हम जो अनुसरण करें, हम जो फॉलो करें डॉक्टर प्रशांत, हम सही लिटरेचर में क्या बताया गया किस टीचर जैसे कैंट साहब के द्वारा, हैनीमैन साहब के द्वारा,
बोगर बोनिंगसन के द्वारा। इसलिए अक्सर अमित पाल भी बोलते हैं और दीदा अपने प्रफुल्ल बोरकर सर बोलते हैं और दीदार सर भी के ऑथेंटिक लिटरेचर को ही पढ़ो और ऑथेंटिक लिटरेचर को ही फॉलो करो। ठीक है बेटा प्रशांत? तो इसलिए वहां भी आप तब दो जब उसका ग्राउंड बन रहा हो पीछे मिडोराइनम का उसका। अभी जैसे आप बता रहे थे कि एक केस बेसिकली वार्ड का था, आपने बताया था एक दिन कि वो सॉल्व नहीं हो रहा था दीपशिका, कई जगह से दवाई खाई आया वो। तो क्या इसने अभी पिछली बार ये बच्चा जब आया था मेरे पास तो कहने लगा कि मैंने फिर क्या करा, वो मेरे से मुझे चैलेंज सा भी कर रहा था कि डॉक्टर साहब मैं देख लूं आपको भी देखूं कि आप सही कर पाओगे नहीं, ऐसा कुछ करके तो थोड़ी बात थी। लेकिन कह रहा कि मैं भी थोड़ा सा सचेत सा हो गया और मैंने उसको ना एक खुराक पहले मिडोराइनम की दे दी। तो उसके मिडोराइनम से वो केस काफी कवर हो गया शायद उससे, है ना प्रशांत? अपना आप बताओ कैसे था वो। हाँ जी। तो अब वहां पे मिडोराइनम क्यों कवर करिए आपके हिसाब से पता है, या लिटरेचर के हिसाब से? वो केस बेसिकली अंदर जो राइट मेडिसिन थी उसको काम ही नहीं करने दे रहा था वो। तो ऐसे उसको तोड़ने के लिए ऑब्स्टेकल को कई बार हम नोजोड का उपयोग करते हैं। और मिडोराइनम मानी भी जाती है वाट्स वगैरह की, बहुत अच्छी गनोरिया वाट्स की साइकोसिस की मानी जाती है। तो देखो वहां ऐसे काम कर जाती हैं और हमें इन्हें ऐसे ही यूज करना भी चाहिए वैसे, जो अब तक की अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आगे जो जिसके सामने जो लिटरेचर आएगा और भी अच्छा वो अपने तरीके से क्लियर करेगा, है ना? जी बिल्कुल। चलो यही रुकते हैं भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबको धन्यवाद। राम राम। राम राम।